सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सेकंड पेपर एमपीपीएससी मेंस सेकंड पेपर की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जन्म मृत्यु समांक और जनसंख्या वाला मुद्दा देखा है। आज उसके आगे हम लोग आज सिलेबस में सोशियोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 5 का जो अगला हिस्सा है WHO, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आइए देखते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिया है और जो नहीं दिया है, दोनों मिला करके हमें जो पढ़ना है वो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना एवं सामान्य परिचय। ठीक, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन किस उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य के साथ साथ कार्य यहीं पे। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसी है, यह कार्य कैसे करता है, कैसे करता है। दूसरी चीज इसी के अंतर्गत कार्य संचालन इसका कैसे होता है। ठीक है, स्थापना, सामान्य परिचय, उद्देश्य अथवा कार्य, संरचना, कार्य कैसे करता है, कार्य संचालन कैसे होता है, ये इसके साथ ही हम लोग इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, इसमें इसका संक्षिप्त जो इतिहास रहा है वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसका कार्यक्रम देखेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम आज तक ये चलाया है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के कैसे संबंध है, भारत एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे तो वैश्विक चिंताओं, वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं और WHO का रोल, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि WHO की समस्याएं क्या हैं, WHO क्या क्या प्रॉब्लम है इसके पास, इसकी चुनौतियां कौन सी हैं। और लास्ट में एक नवीनतम टॉपिक कोविड-19 एंड WHO। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इतने में आपका WHO का सेक्शन पूरा हो जाएगा और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरी बात करेंगे और सिलेबस के दृष्टिकोण से आपका ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं WHO की स्थापना, सामान्य परिचय और कार्य के बारे में। WHO की स्थापना, WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO स्थापित हुआ और कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यही इसी दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसका संविधान बना। यही कारण है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को गठित हुआ। दूसरा, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। WHO किस रूप में गठित हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई है, तो इसकी जो पैतृक संस्था है, मतलब इसके स्थापना में जिसकी प्रेरणा रही है वो है UN की एक काउंसिल, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN एंड सोशल काउंसिल। हिंदी में कहें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये इसकी क्या है, पैतृक संस्था है। ठीक है, तो WHO की बारे में हम लोग 3 बातें देखें। पहले, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। दूसरा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तीसरा, इसकी ये पैतृक संस्था जो है वो कौन सी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये है कि हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि इसकी जो सदस्य संख्या है सामान्य परिचय के अंतर्गत 194 सदस्य संख्या है, मतलब 194 देश इसके सदस्य हैं। दूसरा, इसका जो कुल क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय वो 6 है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसके जो देशीय कार्यालय हैं, मतलब देशीय कार्यालय का मतलब है कि देशों में जो इसके कार्यालय हैं वो 150 हैं, ठीक है। इसके जो हेड हैं वर्तमान में, हेड को महानिदेशक कहते हैं, वो टेड्रोस एडहैनोम है, ठीक है। इनको महानिदेशक कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ये है, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी है। तो एक इनके नीचे डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है जो भारत की सौम्या स्वामीनाथन है, सौम्या स्वामीनाथन है, ठीक है। तो ये बात है। यदि हम इसका नेचर की बात करें कि WHO किस प्रकार की संस्था है, किस स्वरूप की संस्था है, किस नेचर की संस्था है, तो WHO का जो नेचर है वो एक अंतर सरकारी इंटरनल गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी एक प्राधिकरण, विधिक प्राधिकरण है। इसको विधिक मान्यता प्राप्त है। तो ये अंतर सरकारी एक विधिक प्राधिकरण है जो सरकारों, देश की सरकारों के साथ, किसी भी राष्ट्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ कार्य करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट था WHO का सामान्य परिचय, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि WHO की जो संरचना है, कार्य संचालन है, वो कैसे होता है और WHO का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि WHO किन उद्देश्यों के साथ या किन कार्यों के लिए गठित किया गया है या बनाया गया है, ठीक है। तो WHO की जो स्थापना है उसके पीछे किन चीज़ों की जरूरत थी, क्या वैल्यूज थे, क्या आप लाना चाहते थे, कौन कौन से उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के लिए, किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, और जो उद्देश्य होंगे वही इसका क्या होगा, कार्य होगा। तो उद्देश्य और कार्य को हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो उद्देश्य और कार्य एक साथ लिखते हैं। तो देखिए WHO का जो उद्देश्य था, पहला स्वास्थ्य मामलों का एक वैश्विक नेतृत्व चाहिए था, एक वैश्विक नेतृत्व चाहिए था। वो किसने दिया, उसी के लिए WHO की जरूरत पड़ी, ठीक है। जो क्या करे, जो स्वास्थ्य अनुसंधान का कार्य करे, मानकों का निर्माण करे, मानकों का निर्धारण करे, ठीक है ना। स्वास्थ्य संबंधी नीति निर्देशों का निर्देशन करे, नीति निर्देश बनाए, है ना, नीति निर्देश बनाए, और देशों को स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सहायता दे, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी मामलों की वैश्विक स्तर पर क्या करे, निगरानी करे और समीक्षा करे। तो इन उद्देश्यों के साथ ये संस्था लाई गई थी। तो इसका मतलब ये सारे काम आज ये कर रही है, ठीक है। और कुछ बातें हैं, जैसे इसका उद्देश्य यह एक मैंने बताया कि अंतर सरकारी प्राधिकरण के रूप में है। तो अंतर सरकारी प्राधिकरण के रूप में है तो ये कुछ विधिक कार्य भी करती है, ठीक है। सरकारों के बीच संबंध बनाती है और विधिक समझौते करती है, ठीक है। स्वास्थ्य संस्थाओं, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों, स्वास्थ्य एजेंसियों एवं अन्य सदस्यों के साथ समन्वय, सहयोगात्मक, ऐसा लिख देते हैं, सहयोगात्मक समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। इसी के साथ और क्या काम है इसका, विभिन्न सरकारें जब अनुरोध करती हैं तो उनके मार्ग पर ये दवाओं का सप्लाई, दिशा निर्देश, ठीक है ना, दवा और सेवा या जरूरी गाइडलाइन, ठीक है ना, सरकारों के अनुरोध पर सेवाओं को मजबूत करने एवं सामग्रियों की आपूर्ति
की आपूर्ति का कार्य भी यह करता है। ठीक है ना। इसके साथ और क्या कार्य है? इसके साथ और कार्य है कि वैज्ञानिक शोध, स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक शोध, ठीक है। तो वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, व्यक्तियों, किसी निजी व्यक्ति को, संस्था को स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की प्रगति के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए सहायता करती है और उनको प्रोत्साहित करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह WHO के उद्देश्य और कार्य थे। इनको यदि हम लोग कुछ पॉइंट्स में, यदि सब हेडिंग्स में देख ले तो जल्दी से इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि WHO के जो कार्य हैं वो तो एक नेतृत्व प्रदान करना है। पहला नेतृत्व किसका? विश्व लेवल पर स्वास्थ्य का। दूसरा मानकीकरण करना। किसका मानकीकरण? मानकीकरण किसका? स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य की संबंधित जो मुद्दे हैं उनका मानकीकरण करना। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य संबंधित मामलों का निर्देशन करना। जैसे कोविड-19 का पूरे देश में, पूरे विश्व में WHO के द्वारा विभिन्न गाइडलाइन के माध्यम से निर्देशन किया जा रहा है। ठीक है। और क्या इसका काम है? निगरानी करना। ठीक है। और क्या काम इसका? मूल्यांकन करना। स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना, सहायता करना, समन्वय स्थापित करना, समन्वय और संबंध स्थापित करना विभिन्न राष्ट्रों और देशों के साथ। ठीक है। और अंतर सरकारी संस्थान के रूप में, एजेंसी के रूप में, प्राधिकरण के रूप में विधिक प्रावधान करना, कानून बनाना, लेजिस्लेशन बनाना और उनका पालन कराना, और विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, वैज्ञानिकों आदि को प्रोत्साहित करना और उनको सहायता प्रदान करना। तो ये इस प्रकार से ये सब WHO के उद्देश्य या कार्य थे। इन्हीं के लिए WHO की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब इन सारे कार्यों को WHO पूरा कैसे करता है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि WHO की संरचना क्या है, कार्य संचालन कैसे करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि WHO का कार्य संचालन कैसे होता है। WHO का कार्य संचालन कैसे होता है, या यह कह लीजिए कि WHO की संरचना कैसी है। संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, क्या बॉडीज हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कार्य करती हैं। ठीक है। तो देखिए WHO के मुख्यतः दो पार्ट हैं। सबसे पहले यही समझ लीजिए, जो इसका हेडक्वार्टर है, दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग इसका है विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और दूसरा इसका हिस्सा है इसका WHO का सचिवालय, पेरेंटल संस्था UN। ठीक। UN का इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के तहत यह गठित हुआ। इसके दो मुख्य रूप से संस्थाएं हैं, WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और सचिवालय सेक्रेटेरिएट, दो हैं। लेकिन इनके अलावा क्या है? इनके अलावा इनके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 6 हैं। और क्या है इनके अलावा? इनके अलावा 150 देशों में इनके देशीय कार्यालय हैं। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय और 150 देशीय कार्यालय के माध्यम से यह कार्य करता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पहले विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में, फिर सचिवालय के बारे में, फिर क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में, फिर 150 देशीय कार्यालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला, विश्व स्वास्थ्य सभा, WHA। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि इसका निर्माण कैसे होता है, गठन कैसे होता है। फिर इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इसकी बैठक कैसी होती है, बैठक में कौन शामिल होता है। और फिर तीसरा इसके बारे में हमें कार्य पढ़ना है। तो निर्माण या संरचना, विश्व स्वास्थ्य सभा में जो सदस्य देश हैं, देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं? वो प्रतिनिधि जो उस देश के स्वास्थ्य प्रशासन के
सबसे योग्य प्रतिनिधि होते हैं। तो राष्ट्र के द्वारा, जैसे भारत के द्वारा एक स्वास्थ्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उसको यहाँ प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा और कुल 3 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और ये तीनों मिलकर करके एक मुख्य प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो बैठक होती है वो नियमित प्रतिवर्ष बैठक होती है और जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र भी, इसके विशेष बैठक या विशेष सत्र का आयोजन भी किया जा सकता है। तो दोनों प्रकार से बैठक होती है। महत्वपूर्ण है इसका कार्य। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के जो कार्य हैं उनको हम लोग मुख्यतः 4 पॉइंट में बांटेंगे। पहला पॉइंट, WHO जो होता है वो नीतियों, WHA जो होता है वो नीतियों का निर्धारण करता है। WHO की नीतियों का निर्धारण विश्व हेल्थ असेंबली द्वारा किया जाता है। दूसरा यह संगठन, मतलब WHO की नीतियों की निगरानी करता है। ठीक है। तीसरा, यह बजट संबंधी कार्य करता है, बजट का अनुमोदन एवं समीक्षा का कार्य करता है। चौथा, यह UN एवं WHO के बीच होने वाले समझौते में भाग लेता है और समझौते की समीक्षा करता है। मुख्य रूप से ये काम है इसकी, समीक्षा करना। ठीक है। तो नीतियों का निर्धारण करना, WHO की नीतियों का निगरानी करना, बजट का अनुमोदन करना और समीक्षा करना, UN और WHO के बीच जो समझौते होते हैं उन समझौतों के बीच समझौतों में भाग लेना, ये काम है विश्व स्वास्थ्य सभा के। सचिवालय का क्या काम है? जो इसका सचिवालय होता है वो सचिवालय कैसे बनता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सचिवालय के बारे में। तो WHO का जो सचिवालय होता है, ये सचिवालय में एक महानिदेशक होता है, और दो डिप्टी उप महानिदेशक लिख देता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उप महानिदेशक होते हैं। ठीक है। तो यही महानिदेशक कौन है? यही महानिदेशक जो इसके हैं वो आपको हमने बताया टेड्रोस एडहानोम है। ठीक है। और एक महानिदेशक जो है वो भारत की सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है। इनकी नियुक्ति की जाती है, इनकी नियुक्ति होती है। कौन नियुक्ति करता है? इनकी नियुक्ति एक बोर्ड द्वारा होती है। और वो बोर्ड कौन बनाता है? वो बोर्ड का निर्धारण जो है तो WHA करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा बनाए गए एक बोर्ड के द्वारा इसकी सचिवालय के महानिदेशकों की नियुक्ति होती है। ये बात थी सचिवालय के बारे में। ठीक है। ये दोनों जेनेवा में इसके हेड ऑफिस में मिलेंगे। इसके अलावा इसके जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय में से हर महाद्वीप में लगभग एक कार्यालय। तो एक कार्यालय जो है तो साउथ ईस्ट एशिया का कार्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसका मुख्यालय जो है तो दिल्ली में है। दूसरा कार्यालय आपका ईस्टर्न, मतलब पूर्वी भूमध्य सागर के पास, भूमध्य सागर, और इसका मुख्यालय जो रखा गया वो काहिरा रखा गया है, मिस्र की राजधानी में। ठीक है। तीसरा कार्यालय जो है आपका वो पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसका जो कार्यालय रखा गया वो कहाँ रखा गया है? वह मनीला में रखा गया है, फिलीपींस की राजधानी। चौथा कार्यालय द अमेरिकास के नाम से है। ये कहाँ है द अमेरिकास? ये आपका वॉशिंगटन DC में रखा गया है इसका हेड ऑफिस। तो ये 4 हो गए। 5वां जो है वो यूरोप का जो मुख्यालय है वो कोपेनहेगन में है, कोपेनहेगन नीदरलैंड में। ठीक है। और 6ठा कार्यालय जो अफ्रीका का है वो कांगो गणराज्य में है, ठीक है। तो ये 6 हेड ऑफिस हैं।
इन्हीं 6 हेड ऑफिस के माध्यम से जेनेवा से WHO अपनी सारी कार्यों का संचालन विभिन्न महाद्वीपों में करता है। ठीक है, तो ये एशिया के लिए हो गया, ये काहिरा जो है तो पूर्वी मध्य देशों के लिए हो गया, यूरोप के लिए हो गया, अफ्रीका के लिए हो गया, है ना, अमेरिका के लिए हो गया। तो ये 6 कार्यालय हो गए, क्षेत्रीय कार्यालय, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। दूसरा, इसके जो देशीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय क्या करते हैं, WHO के दिशा निर्देशन का उस महाद्वीप में पालन करते और कराते हैं। ठीक है, जो इसके 150 देशीय कार्यालय हैं वो हर देश में स्थित हैं, देशीय कार्यालय लगभग हर देश में स्थित हैं। तो 194 में से 150 देशों में स्थित हैं। देशीय कार्यालय का जो काम होता है, देखिए, कंट्री के किसी महाद्वीप में एक क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ WHO, तो ये क्या करते हैं, यही देशीय कार्यालय जो देश की गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ समायोजन संबंध स्थापित करते हैं। तो WHO का ये कार्यालय एक गवर्नमेंट और WHO के बीच एक मीडिएटर का या माध्यम का कार्य करता है सूचनाओं को ले जाने और ले आने में। ठीक है, दूसरा, ये संवाद करते हैं, सुविधाओं की मांग करते हैं उस देश के लिए। ठीक है, सरकारों को सतर्क करते हैं, सूचित करते हैं, बीमारी के संदर्भ में, बीमारी महामारी के संदर्भ में नीतियां तैयार करते हैं और इनका सहयोग करते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं, देशीय कार्यालय जो होते हैं वो UN की जो देश में अन्य संस्थाएं हैं उनको रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं जो स्वास्थ्य संबंधित होता है। जैसे मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वर्ल्ड बैंक बहुत सारा पैसा प्रदान करता है WHO को, तो उसकी जानकारी वर्ल्ड बैंक को देना, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की जानकारी देना, मार्गदर्शन करना, सलाह करना, ये सारा काम क्षेत्रीय कार्यालयों का होता है। ठीक है, ये एक बात थी। दूसरी बात, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि इसका कार्य संचालन कैसे होता है, उद्देश्य कैसे होता है, उद्देश्य इसका क्या था। ठीक है, अगला सेक्शन इसमें जो है, अगली जो बात हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है कि WHO का थोड़ा सा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल व्यू देख लेते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल व्यू, WHO ऐसा नहीं है कि पहली संस्था है जो विश्व स्तर पर कार्य कर रही हो, लेकिन इतना व्यापक नहीं थी। इसके पहले जो संस्थाएं थी, तो कुछ संस्थाएं इसके पहले भी वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए बनाई गई थी। उनमें से एक संस्था है 1851 में जो संस्थानीय सम्मेलन हुआ, पहला प्रयास था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था 1851 में, विश्व का पहला स्वच्छता संबंधी सम्मेलन हुआ। ठीक, इससे बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए। दूसरा, 1902 में पहला स्वच्छता ब्यूरो बना अमेरिका में, USA में। ठीक है, इसके बाद 1923 में जो नेशन लीग थे, नेशन लीग के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन बना, जो नेशन लीग तक जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य संगठन बना, सीमित था नेशन लीग तक। 1943 में एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम था UNRRA, अर्थात यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई। 1945 में इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ। इसी के साथ 1945 में WHO की गठन की भूमिका तैयार हो गई। ठीक है, 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बना इसका,
WHO का कॉन्स्टिट्यूशन बना और यह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये इसके जनरल हिस्ट्री थी। आगे हम लोग को इसमें यह देखना है कि WHO द्वारा चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे और वो कार्यक्रम जो स्थापना हुई, स्थापना के बाद जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग ये देखते हैं कि WHO के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए जब से यह गठित हुआ। तो अगला जो आपका टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे WHO के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। ठीक, तो WHO के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए उन कार्यक्रमों को हमें देखना है, स्थापना के बाद किए गए प्रयास को। देखिए, WHO की स्थापना के बाद सबसे पहले दशक में हम लोग बांट लेते हैं इसको। 1948 से 1958 का एक दशक। इस दशक में WHO के द्वारा विकासशील देशों में रोगों की रोकथाम के लिए प्रयास किया गया। विकासशील देशों में रोगों की रोकथाम के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, संक्रामक रोगों पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा दशक आता है 1958 से 1968 का दशक, और इस दशक में जब कई अफ्रीकी देश आजाद हो रहे थे तो WHO उन देशों में पकड़ मजबूत कर रहा था। तो कई अफ्रीकी देशों में WHO के कार्यालय प्रारंभ हुए, खुले। ठीक है ना, और इसके बाद 1960 के दशक में यदि इसी के अंतर्गत हम लोग देखें तो 1960 के दशक में WHO ने वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर बहुत सारी औषधियों का, दवाइयों का निर्माण किया जो कई बीमारियों के लिए उपयोगी थी। ठीक है ना, इसके बाद बीमारियों एवं मृत्यु से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का निर्माण हुआ जिसमें WHO ने सहयोग दिया। इसी के साथ 1960 के दशक में ही WHO ने बीमारियों के नामकरण के लिए प्रयास शुरू किया। ठीक है ना, नामकरण, एक मानक नाम देने का प्रयास। जैसे मान लीजिए कोविड-19 नाम हुआ कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का, तो इस प्रकार से नामकरण की पद्धति 1960 के दशक से प्रारंभ हुई। ठीक है, दूसरा जो 1968 से 1978 का दशक था, इस दशक में चेचक उन्मूलन के लिए WHO ने अभियान चलाया। चेचक उन्मूलन, ये वो दशक था जिसमें भारत में चेचक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब पूरे विश्व के लगभग 65% चेचक भारत में हो रहे थे। तब इस समय WHO ने चेचक उन्मूलन का प्रयास किया और चेचक के लिए बहुत सारे मुहिम और अभियान चलाने की जरूरत पड़ी। इसी के साथ 1968 से 78 का जो दशक था WHO का, ये बच्चों के लिए 6 बहुत महत्वपूर्ण टीकों का विस्तार करना, उनका दिशा निर्देश देना। तो इसी दशक में 6 टीके बच्चों के लिए 1968 टू 1978 के बीच 6 टीके प्रचारित किए गए WHO के द्वारा, और वो 6 टीके थे। ये 6 टीके जो थे वो एक आपका डिप्थीरिया, दूसरा आपका टिटनेस, तीसरा काली खांसी का, चौथा खसरा या मीजल्स का, पांचवा पोलियो का, छठा टीबी का। ये 6 महत्वपूर्ण टीके 1968 से 1978 के बीच WHO के द्वारा विस्तारित किए गए, प्रसारित किए गए और इनके महत्व को लोगों को बताकर उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी समय WHO ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी संचालन किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी समय WHO ने मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन, लिप्रोसी रिडक्शन, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। 1978 से 88 का दशक भी महत्वपूर्ण है। 1978 से
1988 के दशक में WHO के द्वारा कई कार्य किया गया। इसमें पहली बात तो कजाकिस्तान के अल्मा अता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अल्मा अता सम्मेलन कजाकिस्तान, WHO के साथ साथ यूनिसेफ ने भाग लिया, मतलब यूनिसेफ का सम्मेलन था जिसमें WHO ने भाग लिया, ठीक है। और इस 134 राष्ट्र शामिल हुए और WHO के द्वारा इस सम्मेलन के माध्यम से पहली बार कुछ कई बड़े मुद्दों पर निर्णय लिया गया। वो बड़े निर्णय थे जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दूसरा निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य पर कार्य करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना, चौथा सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तो समस्त जन समुदाय को WHO के दिशा निर्देश पर जागरूक करना। ये कुछ मुद्दे अल्मा अता सम्मेलन के माध्यम से निकल कर आए, ठीक है। तो ये 78 से 88 का दौर था। यही वो दौर था जब 1980 में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति का दशक घोषित किया गया यूएन के द्वारा, जिसकी प्रेरणा WHO से मिली। तो यूएन ने 1981 से 1990 का जो दशक था, इसको अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति दशक घोषित किया गया और इस दशक का निर्धारण जो है तो WHO ने किया। इसी के साथ साथ 1978-1988 के दशक में WHO ने आवश्यक दवाओं की सूची बनाई। डायरिया के लिए सबसे अच्छा सिस्टम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का विकास किया। तो जो ORS सिस्टम आ जाता है इसी पर आधारित है वायरस दवाई, ठीक है ना। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो डायरिया के लिए बनाया गया, ये 78-88 के दशक में लाया गया, ठीक। तो WHO के द्वारा ये कार्य इतने काम 78-88 के दशक में किए गए, ठीक है। तो इतनी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो WHO के कुछ कार्यक्रम आपको पता चल गए हैं। कुछ कार्यक्रम अभी वैश्विक चिंताओं के साथ हम लोग पढ़ते हैं WHO क्या कर रहा है। यदि कार्यक्रमों की बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में भारत और WHO क्या कार्य कर रहा है भारत में और क्या कार्य किया है। तो भारत ने 12 जनवरी 1948 को WHO की सदस्यता ग्रहण की, 1948 को, ठीक है। भारत में इसी के साथ साउथ ईस्ट ऑफिस का नई दिल्ली में WHO की ऑफिस, साउथ ईस्ट एशिया की जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अब प्रयासों की बात यदि हम लोग करें तो WHO ने 1967 में भारत में चेचक निवारण के लिए गहन कार्यक्रम चलाया, ठीक है। भारत में 65% अकेले केस होते थे चेचक के पूरे विश्व के, उसके निवारण में। और इस समय 1967 में लगभग 26,225 मृत्यु हो चुकी थी चेचक से भारत में। ऐसी दिशा में WHO ने प्रयास शुरू किया और गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की संचालन किया गया। गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, ठीक। इसी के साथ WHO ने चेचक पर नियंत्रण स्थापित किया इस कार्यक्रम के माध्यम से। उसके परिणाम स्वरूप 1977 तक चेचक का निवारण भारत से हो गया। तो एक बड़ी उपलब्धि है। WHO के निर्देशन में भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जो 1977 तक भारत से चेचक का उन्मूलन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बहुत बड़ी उपलब्धि है पोलियो के निवारण में। 1988 में भारत में पोलियो के लिए WHO ने कार्य किया और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया।
पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम आया, ठीक है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में चला, जिसके कारण भारत वैश्विक पोलियो से, जो वैश्विक स्तर पर पोलियो था उसमें जो वैश्विक प्रयास चला तो वो कम हुआ, ठीक है ना। तो एक वैश्विक दिशा निर्देश दिया गया पोलियो उन्मूलन के लिए, जिसका अनुकरण दिशा निर्देश के अनुरूप भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, ठीक है। इसमें WHO के साथ साथ विश्व बैंक ने भी सहयोग, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता दिया। 2012 में पोलियो अभियान विस्तृत किया गया, दोबारा पोलियो अभियान 2012 में, जिसमें यूनिसेफ, WB, वर्ल्ड बैंक और WHO के साथ मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता प्रदान किया, ठीक। 2000 इसी सब प्रयास के कारण 2014 तक भारत एंडेमिक देशों की सूची से बाहर हो गया। एंडेमिक ऐसे पोलियो टाइप की जो बीमारियां होती है उन देशों की ऐसी भारत जो है, तो भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर निकाले, मतलब भारत खतरे से बाहर हो गया इसमें, ठीक है। 2012 से 17 में के बीच 2012 से 17 के बीच भारत में WHO के द्वारा देश सहयोग रणनीति भारत नाम का एक अभियान चलाया गया, ठीक, जिसके माध्यम से भारत में देश बीमारियों के संदर्भ में भारत WHO का सहयोग करेगा और WHO उसको सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से ये भारत में इसके प्रयास थे WHO के। एक टॉपिक इसमें और है, उसको हम लोग देखते हैं, वो ये है कि जो वैश्विक चिंताएं हैं, वैश्विक चिंताएं हैं, WHO उन वैश्विक चिंताओं के लिए क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी हैं, यदि हम लोग इसके स्थापना से लेकर के अब तक की बात करें तो बहुत सारी उधर जो वैश्विक चिंता थी उसमें WHO ने काम किया। अभी हाल ही की कुछ घटनाओं को लें तो WHO ने एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के लिए 2019 में वायु प्रदूषण को सबसे जोखिम माना और इस पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। सबसे जोखिम मानते हुए इस पर स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। WHO का कहना है कि विश्व में लगभग 2,50,000 लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं, वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं और बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसका निवारण किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह WHO ने गैर संक्रामक रोगों के लिए प्रयास किया, ठीक है। गैर संक्रामक रोगों में WHO गैर संक्रामक रोग जैसे कैंसर हो गया, तंबाकू के कारण होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि शराब के कारण बहुत सारे लीवर खराब होना, ये जो रोग होते हैं, तो गैर संक्रामक रोगों के निवारण के लिए WHO ने दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइन तैयार किया, तंबाकू निषेध के लिए अभियान चलाया, ठीक है। शराब के अनियमित सेवन संबंधी दिशा निर्देश दिया। इसी प्रकार WHO ने जो है तो नियमित जीवन जीने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज जो है तो वैश्विक बीमारियों के संदर्भ में, वैश्विक बीमारी जैसे इबोला हो गया, जैसे वैश्विक बीमारियों के संदर्भ में गाइडलाइन किया। इसमें इबोला जो बीच बीच में वायरस आते रहते हैं, जैसे निपाह वायरस के संदर्भ में दिशा निर्देश देना, जैसे सार्स के बारे में दिशा निर्देश दिया, मर्स के बारे में, सार्स और मर्स, आप सार्स मतलब सेवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला ये रोग था। मर्स, इसके संदर्भ में हमारा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। मर्स जो है तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में इसने बहुत सारी जागरूकता फैलाया। जीका वायरस के संदर्भ में इसने संज्ञान लिया। तो इन सबके निवारण के लिए जब अलग अलग समय पर अलग अलग इस प्रकार के संकट आते हैं तो WHO सक्रिय हो जाता है और सक्रियता के साथ कार्य करना शुरू करता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही नाजुक श्रेणी में आते हैं। उन क्षेत्रों के लिए WHO प्रयास करता रहता है, जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, बहुत सारा जीवन संघर्ष, भूखमरी, विस्थापन ये होते हैं, वहाँ WHO कार्य करता है और उनको बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो WHO का ये भी काम आपके संज्ञान में है। दूसरी चीज, WHO डेंगू के निवारण के लिए कार्यक्रम चला रहा है और 2020 तक डेंगू से होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से HIV एड्स के निवारण के लिए WHO प्रयास कर रहा है। ठीक है, WHO प्रयास कर रहा है कि HIV एड्स का नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए और इसमें जो दवाइयां होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि WHO विभिन्न प्रकार की वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में हमेशा सक्रियता से कार्य करता रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एक चर्चा हम लोग करेंगे कोविड-19 और WHO पर हम लोग अलग से चर्चा करते हैं। लेकिन WHO के पास कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या है? WHO के पास जो खुद की चुनौतियां हैं उनको भी समझ लेते हैं हम लोग कि WHO इन सारे कार्यों को करते समय खुद बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है और यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि WHO के पास खुद की क्या समस्याएं हैं। ठीक है, क्या ये कंप्लीट मजबूत संस्था है या नहीं है, कुछ इसके जो डिमेरिट्स हैं उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, WHO क्या है, इसकी जो फंडिंग सबसे बड़ी समस्या है वो वित्तीयन की समस्या है, वित्त से संबंधित समस्या है। वित्त से संबंधित समस्या क्या है कि WHO जो वित्त प्राप्त करता है वो ज्यादा समृद्ध देशों से प्राप्त करता है। सभी देशों से ये चंदा लेने वाला सिस्टम WHO के पास है, समृद्ध देश इसको देते हैं। ठीक है, तो समृद्ध देश और कुछ फाउंडेशन जैसे मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के माध्यम से ये पैसा प्राप्त करता है। तो 80% जो कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो इन्हीं समृद्ध देशों और फाउंडेशनों के दिशा अनुरूप या इन्हीं समृद्ध देशों के मंशा अनुरूप संचालित होते हैं। तो WHO के जो कार्य हैं वो ज्यादातर इन्हीं समृद्ध देशों के चुने हुए कार्यक्रमों पर संचालित होते हैं। तो निश्चित रूप से जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं, उन पर WHO का ध्यान इस आंकड़े के अनुसार 20% ही जा पाता है। पूरा ध्यान या पूरी योजना संचालित नहीं हो पाती है। दूसरा, यदि इतना ज्यादा वित्तीय बोझ होता है और उसके बाद यह समृद्ध देश पैसा देते हैं, गरीब और विकासशील दे नहीं पाते, तो निश्चित रूप से गरीब और विकासशील देशों के लिए योजनाएं संचालित नहीं हो पाती। तो जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं हैं वो इन समृद्ध देशों से वित्त पोषित होती हैं और उन्हीं के हितों का ज्यादा संचालन करती हैं। तो ये गरीब और विकासशील देशों का जो हित होता है वो प्रभावित होता है और जो गरीब देश हैं, जो अमीर देश हैं, जो पैसा देते हैं, जो वित्त प्रदान करते हैं, उनके नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का या उनके हितों का पहले ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा, वित्तीय की कमी यहाँ तक है कि WHO को अपने वित्त के लिए इन संस्थाओं पर निर्भर रहता है। तो WHO के कार्यों का ऐसी स्थिति में ज्यादा संचालन वर्ल्ड बैंक कर लेता है। विश्व बैंक, आप देखे होंगे कि विश्व बैंक बहुत सारी स्वास्थ्य, स्वच्छता, वातावरण, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर कार्य कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो WHO को कार्यों का स्थानांतरण विश्व बैंक की तरफ हो जाता है। ऐसे में WHO दोयम संस्था हो जाती है वित्त के अभाव में। वित्त के अभाव में ही WHO की जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। इसी प्रकार WHO के कर्मचारियों की संख्या, WHO की योजनाएं और पदाधिकारियों की
व्यापक स्तर पर कमी है और इस कमी को WHO अपने फाइनेंशियल कमी के कारण पूरा नहीं कर पाता है, जिससे निश्चित रूप से WHO का कार्य प्रभावित होता है। एक तरीके से देखा जाए तो WHO का जो संगठन है वो बहुत दुरुस्त नहीं है, चुस्त दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। इससे एक 2014 में इबोला नाम की एक वायरस आया कांगो गणराज्य से। वहाँ WHO को 3 माह में पता चला कि कांगो गणराज्य में इबोला है, जिसका मतलब ये होता है कि WHO का संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि कांगो गणराज्य जैसे छोटे क्षेत्रों से कोई यदि अप्रिय घटना होती है, कोई वायरस या महामारी आती है तो WHO तक वो पहुंच पाए। इससे पता चलता है कि 3 माह में वो जब जानकारी इकट्ठा कर पाए, मतलब 3 माह में जब जानकारी 3 माह तक में पहुंचती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं लड़खड़ा रहा हूँ, तो 3 माह में जब वो जानकारी पहुंच पाती है उन तक, तो हम कह सकते हैं कि WHO की कार्यप्रणाली धीमी है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये WHO की समस्याएं हैं। एक लास्ट टॉपिक हम लोग जो नया है उसको देख लेते हैं, कोविड-19 और WHO क्या कर रहा है। WHO कोविड-19 के संदर्भ में, ठीक है। तो कोविड-19 के संदर्भ में WHO ने सबसे पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए कि कोविड-19 के संदर्भ में WHO ने कोविड-19 का नामकरण किया है। कोविड-19 का नामकरण किया WHO ने। यहां से यदि बात शुरू करें तो सबसे पहले इसकी पहचान भी WHO ने की, चीन ने WHO को सूचित किया, ठीक है। और 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसका नामकरण किया। WHO कोविड-19 के संदर्भ में 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन कार्य कर रहा है, ठीक है। और लोगों को सक्रियता के साथ, मतलब WHO सक्रिय है। किस मामले में सक्रिय है? WHO डेटा इकट्ठा कर रहा है, डेटा एनालाइज कर रहा है, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। WHO दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है, गाइडलाइन जारी कर रहा है, कैसे रहना है, क्या करना है, कब हाथ धोना है, किससे हाथ धोना है, ये सारी चीजें WHO दे रहा है, ठीक है। देशों के साथ, अपनी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन बराबर स्थापित किया है, जिसके कारण हर देश की सूचना लगभग WHO के पास पहुंच पा रही है कि कितने कोरोना के नए मामले आ रहे हैं देश में, ठीक है। जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको बढ़ा रहा है, उनकी सप्लाई को बढ़ाने का दिशा निर्देश दे रहा है, बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क मजबूत कर रहा है, मतलब WHO अपने नेटवर्क के माध्यम से कोरोना वायरस या कोविड-19 की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो अपने नेटवर्क सिस्टम को के साथ मैनेज कर रहा है, ठीक है। WHO ने ही पहली बार कोरोना के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। 30 जनवरी को हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा WHO के द्वारा ही की गई। WHO ने अभी हाल ही में इसका जो 2020 का 73वां सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय कोविड-19 ही रहा, इस पे फोकस किया गया। WHO अभी हाल ही में WHO 16 मई 2020 को IOC के साथ, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के साथ समझौता किया है, जिसमें हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, स्पोर्ट के माध्यम से हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, तो ओलंपिक कमेटी के माध्यम से ये करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के WHO लगातार सक्रिय है और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के से संबंध स्थापित करने के माध्यम से लगातार कोविड-19 के नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पूरा किया। आज का टॉपिक WHO इतना ही है। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो यूनिट 5 का जो
आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कंप्लीट हो जाएगा। शेष धन्यवाद।